आवाज आ रही है मेरी? कुछ कमेंट करो। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा। पहला सवाल ये रहा, 2024 का ही सेकंड पार्ट से, मतलब यूनिट 2, 3 और 5 से हमारा सवाल है ये। ठीक है, इसको ट्राई करो। हो जाए तो आंसर टाइप कर देना, ठीक है। तो पीएमए के लिए तो आज बड़ी खुशी की दिन है, खुशी का दिन है। इतने सारे रैंकर्स मैं देख रहा था अभी। कमाल कर दिया है। ऑल इंडिया रैंक 70, 30, 51, 55, 61, 63, 71, 75, 79 और भी हैं। गजब ही कर दिया। तो अगली बारी तुम्हारी। कमाल है यार, मजा आ गया रिजल्ट देख के। हो गया ये सवाल? नेहा, हो गया क्या क्वेश्चन? बी। नेहा कह रही है बी। चलो देखते हैं। प्रिंस, वेट करना है या स्टार्ट करें सॉल्यूशन? सर, क्या सर? इजी है तो आंसर बताओ ना फिर। आंसर टाइप करो। नेहा करके बैठी हुई है। चलो करते हैं। देखो, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि एन कोई नेचुरल नंबर है, लेट यू एन। यू एन कैसे डिफाइन किया हुआ है? व्हाट इज यू एन है? यू एन इज डिफाइंड एज दोज numbers, those elements of Zn which are co-prime to n, है ना। यानी कि ये un जो नॉर्मल हमारा ग्रुप होता था co-primes का, वही है विद अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू होगा? राइट। तो इसको हम इजीली कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास पहला ग्रुप क्या दिया हुआ है, U5, है ना।
तो आपको पता है एक रिजल्ट ये होता है ना कि u ऑफ p कोई प्राइम होता है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी माइनस वन के, है ना। और यू पी टू द पावर एन आइसोमॉर्फिक होता है, ये भी आइसोमॉर्फिक का साइन है, ठीक है। जेड पी टू द पावर एन माइनस जेड पी टू द पावर एन माइनस वन तब जब p इज ऑड प्राइम, ठीक। और जब ये इवन प्राइम होता है और इवन प्राइम एक ही नंबर होता है, दैट इज टू टू द पावर एन, है ना। p की वैल्यू जब टू होती है वही एक होता है, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू क्रॉस जेड टू टू द पावर एन माइनस टू, है ना। और n क्या है, नेचुरल नंबर है कोई भी। बस इन्हीं का यूज करके ये सब हमारा निपट जाएगा। जैसे u5 है तो ऑप्शन ए देखो, u5 इज आइसोमॉर्फिक टू z4, है ना। और फिर अगला क्या है, u8 दिया हुआ है इसी में, है ना। तो u8 का मतलब क्या हुआ, u8 इज इक्वल्स टू 8 को हम लिख सकते हैं टू टू द पावर थ्री, तो टू टू द पावर थ्री, तो यहाँ पर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z2, है ना। ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए फिर गलत हो गया। वो कह रहा है ऑप्शन ए में ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो Z4 और ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होते क्योंकि दूसरा वाला K4 के आइसोमॉर्फिक है और Z4 और K4 आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। कोई कमेंट तो नहीं आपका। ऑप्शन बी कह रहा है U10 और U12, U10 और दूसरा है U12। U10 को आप लिख सकते हो U2 into 5, और U जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू U2 क्रॉस U5। U2 मतलब U2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, है ना, ट्रिवियल। और U5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, और इन दोनों, ये दोनों जब किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, Z4 की आइसोमॉर्फिक हो गए फाइनली। और इसको देखिए ध्यान से, तो दिस इज इक्वल्स टू U2 स्क्वायर into 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, U2 स्क्वायर into U3, क्योंकि ये दोनों, इनका जीसीडी 2 स्क्वायर का और 3 का जीसीडी 1 है इसलिए, है ना। U2 स्क्वायर मतलब U4, और U4 आपको पता है Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है ना ये U4। और जो U3 होता है वो भी Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। अब Z2 क्रॉस Z2 किसको आइसोमॉर्फिक है, K4 के। और Z10 और Z12 क्या आइसोमॉर्फिक होंगे, नो, K4 और Z4 आइसोमॉर्फिक नहीं होते, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है U8 और U10, U8 भी निकाल रखा है हमने और U10 भी निकाल रखा है। ये है U8 और ये है U10, क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, नो, है ना। U8 और U10 आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। U8 और U12, U8 और U12 इनको देखो, U8 और U12, U8 K4 के आइसोमॉर्फिक है और U12 भी K4 के आइसोमॉर्फिक है ना, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। अगला सवाल, कोई डाउट इसमें, हो गया। इसको करो, काफी स्पेस रख रखा था मैंने। समझ में आया ना इसको, ये वाला अगला सवाल है। क्या हुआ प्रिंस, नहीं मतलब क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा, प्रिंस का आंसर सी आया था और मैंने डी करवा दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसको ट्राई करो। एक ग्रुप दे रखा है, डी ही आया था, अच्छा डी ही आया था, तो सी क्यों लिखा था। मैंने ऑर्डर चेक कर रहा था, अच्छा, सही है। इसको करो। मैंने ऑर्डर से ही किया, मेरा
तो अब भी बी ही आ रहा है, पता नहीं कैसे और क्यों। क्या मतलब है बी आ रहा, कैसे किया है? इसमें बी क्यों आएगा? को प्राइम्स लेते हैं ना, जैसे यू बी आ रहा है ना, तो U10 U12 इसको प्रॉपरली करो, U10 U12 को। U10 कौन होगा? U10 में वो सारे आएंगे जो 10 के को प्राइम्स है, यानी कि 1 3 2 3 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, है ना। और दूसरा कौन सा है? U12 है, तो 12 के जो जो को प्राइम्स है वो आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 भी नहीं आएगा, 7 और 11 ये आएंगे। अब देखो 1 का ऑर्डर क्या है, यानी 1 को 1 से कितनी बार ऑपरेट करे कि 1 आ जाए, तो एक ही बार, तो 1 का ऑर्डर 1। 3 का 3 के साथ कितनी बार ऑपरेट करे कि 1 आ जाए, 3 3 9, 9 इसके अंदर अवेलेबल है, और 4 बार, है ना। 3 को 3 से 4 बार ही ऑपरेट करेंगे कम से कम, तभी वो 10 आएगा। मतलब ऑर्डर कैसे देखते हैं, 3 की पावर क्या रखें के, सच दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो जो के होता है वो ऑर्डर, अगर के लीस्ट नंबर है तो वो लीस्ट नंबर ऑर्डर होता है ना। और 7 7 जा 49, 49 तो 9 आ गया, नहीं, तो इसका भी 4 आ गया, 9 9 से 81, इसका 2 आ गया। तो एक 4 एलिमेंट वाला ग्रुप है जिसमें 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 4 ऑर्डर के, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा। इसमें इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 5, इसका स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 11 टू जा 24, इसका ऑर्डर 2 है, 7 7 जा 49, 12 से डिवाइड करोगे इसका ऑर्डर भी, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो एक ऐसा 4 ऑर्डर का ग्रुप जिसमें एक आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सब 2 ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, किसका आइसोमॉर्फिक है? तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी, इसमें एलिमेंट्स, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। U12 में 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं है। समझ गए? मैंने U10 वाला U8 समझ के कर दिया, अरे कोई बात नहीं। तो मुझे मतलब ये ऑर्डर निकालने वाला ना सिस्टम क्या है कि एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, ठीक है, तो मैंने ये वाला तरीका अपनाता हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी हो गया, और आप बल्कि 10 को सीधे सीधे और काफी इसमें चीजें और कम टाइम में भी लिख सकते थे। ठीक है, अगला सवाल ये। ए, प्रिंस का, प्रिंस थोड़ा टाइम लेके करो, ठीक है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ध्यान से, हमें आंसर नहीं चाहिए इतनी जल्दी। प्रैक्टिस क्लास है, जो पुराने सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। गलत जवाब है प्रिंस आपका, दोबारा ट्राई करो। मैं बता दूं, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाएगा। करवा दो सर आप। हाँ प्रिंस, बोलो। ना। हेलो हाँ प्रिंस। सर,
ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप लिखा है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप में वही एलिमेंट आते हैं जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। ए के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट केवल स्केलर मैट्रिक्स ही होते हैं। नहीं, उसके साथ सेंटर उसके में वो अलावा एलिमेंट्स आते हैं, सेंटर में ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ कम्यूट करते हैं। हाँ, तो वही ना, सबके तो साथ। एक स्केलर मैट्रिक्स ही है जो सबके साथ कम्यूट करते हैं। कोई जरूरी नहीं उसके है, अलावा ग्रुप कोई दो नहीं तीन है। एलिमेंट्स का भी हो सकता है, और क्या? ऐसा जरूरी नहीं है कि स्केलर ही हो। नॉन स्केलर मैट्रिसेस भी, आप ग्रुप एक ऐसा भी फॉर्म कर सकते हो अपने मन से, ठीक है, मैट्रिसेस का ही, हम्म। कि वो स्केलर नहीं है फिर भी सबके साथ कम्यूट कर रहा है। लेकिन स्केलर तो हमेशा करेगा ना, स्केलर तो ये तो स्केलर होगा हमेशा ही। करेगा। जी। तो उसमें एक आइडेंटिटी का कंडीशन आ गया। अब ये जो ऊपर लिखा है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 2x2 की है। यस। अब सब रो का स्क्वायर 1 हो और ईच रो का मल्टीप्लिकेशन 0 हो, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो ना, हो गया। ऑर्थोगोनल उसके अलावा मैट्रिसेस में इसमें एक रोज का प्रोडक्ट या फिर कॉलम्स का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जीरो जी होता है, राइट? जी हाँ। तो जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके अलावा कुछ हो ही क्या सकता है। एक तो तो ये भी ऑर्थोगोनल परमुट मैट्रिसेस ही कंसीडर करनी है आपको। दिस इज द ठीक है, परमुटेशन। उसने डायरेक्टली नहीं बताया है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का कलेक्शन है, उसने प्रॉपर्टी दे दी है। अब ये प्रॉपर्टी जिसको जी पता है वो करेगा आगे। जी जी। तो इस प्रॉपर्टी में परमुटेशन मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती यस। है। यस। जी। तो वो भी तो एक हो गया, एक और एक। लेकिन यहाँ पे कम्यूट करने वाले ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ना, कौन कौन कम्यूट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप में वी के साथ, फॉर ऑल वी के अब साथ। देखो, अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता ना कि ग्रुप के कौन कौन से कम्यूट करेंगे। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। नेहा का कुछ कमेंट है क्या? चलो सॉल्यूशन ही देख लो। ग्रुप हमारे पास ऐसा है कि 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और हर एक मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द ग्रुप ऑफ 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, ओवर आर। आर से आ रही होंगी एंट्रीज, हाँ, आर से आ रही है एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस टोटल 8 ही होती हैं। एक तो इस टाइप की पक्का होगी, ठीक है, और ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसको इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। और -1 0 0 1, इसको इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो फिर भी आइडेंटिटी आएगा। फिर 1 0 0 -1, इसको इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आएगा। लेकिन अभी आपने कह रहा था स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्केलर नहीं है, ये भी स्केलर नहीं है, बट ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब यही चीज उल्टी तरफ से करना शुरू करो। उल्टी तरफ से इन द सेंस कि अगर आप 0 1 1 0, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी जो चार चीजें इधर करी है ना, ऐसे इस डायगोनल में, मेन डायगोनल में, ऑफ डायगोनल, मेन डायगोनल में करा है, उसको ऑफ डायगोनल में करना शुरू करो। जैसे ये पहला वाला था ना, पहले वाले को आपने उसकी डायगोनल चेंज कर दिया, अब दूसरा वाला उसकी डायगोनल चेंज कर दो, यानी कि 0 -1 -1 0, ये भी ऑर्थोगोनल है। तीसरे वाले का भी कर दो, तो 0 -1 1 0, और चौथे वाले का भी, यानी कि 0 1 -1 0। इसके अलावा और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं आएंगी। टोटल 8 ही है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, 8 है ना, 4 4 8, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जो सेंटर है ना, वो कह रहा है कि जो सेंटर है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे इस ऊपर से। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इनमें से हर एक के साथ कम्यूट करता है। हम्म वो सारे इसमें ए इक्वल्स टू लिख लेता हूं, ए बी सी डी, इस टाइप की मैट्रिसेस सच दैट ए बी सी डी रियल नंबर्स हो, या तो ऐसा कर लो, सीधे ऊपर से वो कर लो, फिर वो सारे मैट्रिसेस फ्रॉम द ग्रुप जी सच दैट ए commute with every एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो, तो जब हर एक के साथ कर रहा है तो अब देखो,
मुझे ऐसे जी में एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस ए को अगर मैं पहले वाले आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कुछ भी नया नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले के साथ करता हूँ तो देखो कुछ नया मिलने वाला है मुझे, है ना। सब तो ये वाला इसमें ग्रुप इसमें जाएगा तो क्या होगा, ए बी सी डी जो ये मैट्रिक्स है वो इसके साथ भी कम्यूट करेगा। इसको ले, इसमें पर्टिकुलरली 0 1 उसको ले लो, जैसे 0 1 1 0, ठीक है, इसको ले लिया। इसमें से कौन सा है वो, ये वाला, ठीक है। तो कम्यूट करेगा मतलब अगर उसको इधर से ऑपरेट करो या इधर से ऑपरेट करो, किसी भी एक मैट्रिक्स को लेके आप ऐसा काम करना शुरू कर दो, आपको कंडीशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या एज्यूम किया इस स्टेज पे कि जो ए बी सी डी मैट्रिक्स है वो जेड में बिलोंग करता है। अगर ये जेड में बिलोंग करेगा तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अगर हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो वो इसके साथ भी करेगा, लेकिन पहले वाले के साथ कम्यूट कराओगे तो कुछ भी नया नहीं मिलेगा, एबीसीडी इक्वल्स टू एबीसीडी मिलने वाला है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो। लेकिन सेकंड वाले के साथ अगर आप कम्यूट कराओगे तो कुछ नया मिलेगा। तो सेकंड के साथ जैसे करवाते हैं या फिर किसी के साथ भी करवाते हैं, मैंने फिलहाल किसी भी रैंडमली एक के साथ करवा रखा है, ठीक है। तो इसके साथ देखते हैं करवा के कि क्या आउटपुट क्या मिलता है। तो पहले वाले से करो, ए बी को 0 1 से करोगे तो आएगा आपका बी ऊपर, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। इधर साइड से ये आया और इधर से ऑपरेट करके आया सी और डी और ए और बी, ठीक। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हो रही हैं, तो दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी की कंडीशन क्या होती है कि बी इक्वल हो जाए सी के एंड ए इक्वल हो जाए डी के, डी इक्वल हो जाए ए के, सी इक्वल हो जाए बी के। सेम कंडीशन आ रही है। तो यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सेंटर में जाना चाहता है तो उसकी कंडीशन क्या है एबीसीडी पे कि बी और सी बराबर हो जाए। सो जो मैट्रिक्स आपने ए चुना था जो सेंटर में बिलोंग करता है, ए बी सी डी इस टाइप का, तो इसमें क्या कंडीशन है कि बी और सी बराबर है, यानी कि जो वैल्यू बी की है वही वैल्यू सी की है, तो सी को हटा के बी कर देता हूं। ए और डी आपस में बराबर है तो डी को हटा के यहाँ पे ए कर देता हूं, है ना। तो इस टाइप की मैट्रिसेस जेड में बिलोंग करेंगी कि नहीं अब भी गारंटी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, और अब एक कंडीशन और लगा लो इस पे, किसी और एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस बार इसके साथ, ठीक है, कोई भी एक उठा लो रैंडमली, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक से करा तो मिला, कुछ मिल गया, ऐसे इस टाइप से कंडीशन मिल गई। किसी और से किया तो हो सकता है सेम ही कंडीशन मिली, तो तीसरे के साथ कर लो, ठीक है, चांस की बात है। तो मैं फिलहाल वो उठा रहा हूँ जिससे कुछ नया ही मिले, टाइम वेस्ट ना हो। तो अब जैसे ये मैट्रिक्स, एक कंडीशन तो इस पे लगा दी, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सेंटर में जाना चाहता है तो इस ये और ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। इस टाइप की मैट्रिसेस ही सेंटर में जा सकती है, इसके अलावा बाकी कोई भी सेंटर में नहीं जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये भी जाएगा कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के मैट्रिक्स को इससे भी ऑपरेट करवा दो, क्योंकि इससे भी कम्यूट करना चाहिए अगर वो सेंटर में जा रहा है तो, है ना। तो यहां से हमें एक कंडीशन और मिलने वाली है, अगेन यहां पे लिख लेना। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और माइनस ए और ए और माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी और माइनस ए और बी। फिर से दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी की कंडीशन, तो बी उसके निगेटिव के बराबर होना चाहिए, ए माइनस ए के ही बराबर होना चाहिए, तो वो तो हमेशा ही होता है। ए के बराबर होना चाहिए तीसरे वाले से, चौथे वाले से माइनस बी। तो एक ही कंडीशन आ रही है कुल मिला के कि कोई भी ऐसा बी ऐसा नंबर है जो खुद के ही निगेटिव के बराबर है, मतलब बी प्लस बी इज जीरो, मतलब टू बी इज जीरो। तो दो तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है कि बी ही जीरो है। तो फाइनली आप किस कंक्लूजन पे निकले कि जो मैट्रिक्स ए था जहां पे पहला ये था और यहां पर बी था ना, तो बी की जगह पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स ही जा सकती है उस पे क्या कहते हैं सेंटर में, ठीक है। लेकिन अब भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि सेंटर में इसको अब ऑर्थोगोनल भी होना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल इन द सेंस कि उसको और उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। नाउ as A belongs to the group G, so A transpose must be identity, यानी कि A 0 0 A, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये खुद ही आएगा,
है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर 1 0 0 1। यहां से क्या मिला कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, एक +1 और एक -1, है ना। तो अब फिर से और भी देखो, अब कांस्टेंट पे आ गए हैं। तो अब हमारे पास एक फाइनल आ गया कि जो मैट्रिक्स ए है वो किस टाइप का दिखेगा, ए ए, लेकिन ए या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। तो ए के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी पे आके हम रुक गए। दो होंगे, यस प्रिंस, दो ही होंगे सिर्फ। समझ में आया। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ जी है उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और एक ये वाला मैट्रिक्स। ठीक, मैं वही तो बोल रहा था, क्या बोल रहे थे। स्केलर ही कम्यूट करेंगे, अच्छा। लेकिन हाँ, फिर वो वहां से आ जाता। ठीक ठीक, सही है। हाँ, स्केलर ही कम्यूट करेंगे, सही बात है। बिकॉज ए इज ऑर्थोगोनल। सर क्विकली रिपीट कर दो प्लीज एक बार। हाँ प्रिंस बोलो। ये सर एक यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी हम्म, ग्रुप है और वो एम एन आर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप केवल स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन एक बार और बताना। में। प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है एम एन आर हम्म, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रुप ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स ही होगी, ऑलवेज, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ एम एन आर ऑलवेज स्केलर ऑल मैट्रिक्स। मतलब ये कह रहे हो कि सिर्फ यही होंगी, हाँ, ऑलवेज मतलब स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिसेस ही होंगी। हाँ हाँ, इस टाइप की मैट्रिक्स की, और वहां से ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और वे फील्ड भी ले सकते हैं वहां पे, एम एन आर आर के लगा फील्ड रख दिए तो यहाँ पे आर के फील्ड, ये पूरा थ्योरी है, ये थ्योरम है ये। अच्छा, जी, मेरे नोट्स में है। इसलिए मैंने वहां पे बोला कि कोई भी मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल है तो आइडेंटिटी होगी। और ये मेरे माइंड में टिक नहीं कर रही थी कि 1 - 0 -i, नहीं तो मैं 2 तो बोल ही देता, ये तो मेरे अंदर थी, लेकिन 2 मेरे माइंड में आ रही अच्छा, चलो सही है। थी। तो जी। ये डाउट है, पता है, क्योंकि मैंने नहीं कराया है, अभी देखा नहीं, तो मैं तो नहीं लिखवा रहा अपनी तरफ से। ठीक है, किसी को नोट करना है। ठीक है, नेहा आपको नोट करना, नोट कर लो कि एमएनआर का जो ओके सेंटर होता है वो ओके। स्केलर मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है। ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत नहीं बोल रहे हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा अभी। ओके ओके। है सर ना, कितना क्योंकि सफाई देते हैं आप, मैं इतना खुद इतना सफाई देते हैं, क्या। मतलब बहुत सफाई देते हैं आप, कि नहीं नहीं मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं कुछ गलत क्यों पढ़ाऊंगा यार। राइट, सब थैंक सही यू है। सर। देखो नेहा का एक वो है कि समरीज को बता दो। देखो नेहा, हमारे पास जो ग्रुप था ना, उसमें हम वो सारे मैट्रिसेस ले रहे थे M2R यानी 2x2 मैट्रिसेस के कलेक्शन से। ठीक है, जो कि ऑर्थोगोनल थी। ठीक है, ऑर्थोगोनल का हो या फिर ये प्रॉपर्टी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, तो ये ऐसे जो ग्रुप हैं इनका सेंटर क्या होगा ये फाइंड करना था। तो मुझे कुछ ऐसी मैट्रिसेस पता थी जो ऑर्थोगोनल होती हैं, जैसे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर 0 1 1 0 ये वाली मैट्रिक्स, या फिर 0 -1 और 1 0, है ना, इस टाइप की मैट्रिसेस। और कुछ कुछ है जो मुझे रैंडमली आइडिया आया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो ये जी के एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी एलिमेंट मान लो ए इक्वल्स टू से ए बी सी डी, ये कोई मैट्रिक्स है और वो सेंटर में जा रहा है, सेंटर का एलिमेंट है ये, मान लो। तो अगर ए सेंटर का एलिमेंट होगा तो वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा ना, ग्रुप के हर एक के साथ कम्यूट करेगा। देन ए विल कम्यूट विद 0 1 1 0 एंड 0 -1 ये, औरों के साथ भी करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ ऑपरेट करवाया, ठीक है, तो मुझे एक खास कंडीशन चीज मिली कि ए इक्वल्स टू क्या हो रहा था उसमें, डी हो रहा था ना, हाँ, ए इक्वल्स टू डी और बी इक्वल टू सी। ये दो कंडीशन मिल गई, राइट। फिर जैसे ही मैंने दूसरे के साथ
ऑपरेट करवाया तो मुझे ये दिखा कि बी को भी 0 होना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैंने ये दोनों करा और फिर तीसरा कि ए और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होना चाहिए, और जब यहां से देखा तो ए की वैल्यू +-1 आई। तो इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद मुझे पता चल गया कि ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो ये मैट्रिक्स होगा या तो ये मैट्रिक्स होगा। ये दो ही टाइप की मैट्रिसेस इस इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही किया है, समझ में आया नेहा? ये इतनी सी समरी है पूरे इसकी। आप रैंडमली कोई और मैट्रिक्स भी आपके दिमाग में अगर आता है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके साथ भी ऑपरेट करवा सकते थे, यहां से और वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं यही मैट्रिसेस चूज करो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैम 2024 का क्वेश्चन है भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट में इसी सवाल को लिख देता हूं साइड में। ऑप्शन ए कह रहे थे एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ऑप्शन बी कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर is isomorphic to the multiplicative group of non-zero complex number. Option C says the additive group of real number is isomorphic to additive group of real numbers is isomorphic to the multiplicative group of non-zero complex numbers. ऊपर वाला ही। और ऑप्शन डी कह रहा है द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स is isomorphic to the additive group of rational numbers. इन चारों में से कौन सा सही है? प्रिंस कह रहा है ए सही है। अच्छा, बाकी क्यों गलत है? डिस्कार्ड करो फटाफट से, रीजन बताओ प्रिंस। ऑप्शन बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है और डी क्यों गलत है? हाँ जी। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि इसका कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है, इसका कार्डिनलिटी काउंटेबल है, तो डी गलत हो बिल्कुल गया। सही जवाब। रुको रुको रुको, डी में है क्या था? प्लस क्यू कार्डिनलिटी प्लस। सो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू क्यू प्लस। हाँ जी, अब सी अब आइए यहाँ पे। ये अनकाउंटेबल हुआ। हाँ, काउंटेबल हुआ और ये काउंटेबल हो गया, This is not- ठीक। और अगला। ऊपर चलिए ना। हाँ, मैंने ये कुछ सही बोला। अब जो बी है इसमें आर स्टार मल्टीप्लीकेशन है या इसमें सी स्टार मल्टीप्लीकेशन? आर स्टार मल्टीप्लीकेशन का मतलब इसमें वन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एक सेकेंड जिसका आर स्टार डॉट और सी स्टार मल्टीप्लीकेशन डॉट। सी स्टार डॉट। तो आर स्टार में एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 1 का और सी स्टार में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का। आर स्टार में एक ही एलिमेंट है ऑर्डर। आर स्टार में ऑर्डर 1 का 2 एलिमेंट है। क्या बात है, वाह। मैंने मतलब एक ऑर्डर का एक है और एक -1 है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी दो एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर है। दो एलिमेंट होंगे ना आर स्टार मल्टीप्लीकेशन में फाइनाइट ऑर्डर के। हाँ, फाइनाइट ऑर्डर के कहो ना, ऑर्डर 1 क्यों कह रहे हो? नहीं, फाइनाइट ऑर्डर के दो एलिमेंट होंगे आर स्टार में, और आर और सी स्टार मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारा एलिमेंट होंगे फाइनाइट ऑर्डर के। कोई अच्छा चलो ठीक है, तो इसमें दो होते हैं ना? कौन कौन जी, से इसमें होते दो हैं होते हैं, 1 -1
हाँ, 1 and -1 are the only फाइनाइट ऑर्डर finite और ordered ओनली। elements. हाँ, इसमें इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इसमें हाँ, इसमें infinitely many, एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। infinitely 3 बता सकते हो? क्या बताती हूँ? कोई भी एलिमेंट तीन, हाँ 3 हाँ, finite order, हाँ, वो भी क्या infinitely मैं बताऊँ? many elements, एक मिनट नोट करने दो, elements of finite order कौन कौन से हैं बताओ? ओमेगा क्यू, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू, ओमेगा तीन क्यूब ऑर्डर 1 के, होता है। तीन ऑर्डर के। हाँ, तो ये 3 दिखा दिए तुमने फाइनाइट ऑर्डर के ना, इन तीनों का ऑर्डर हम्म, फाइनाइट है, और इसमें उस सिर्फ 2 ही पर होते हैं फाइनाइट ऑर्डर के, तो इससे भी बात बन गई। उस पर भी ले सकते हैं, e⁻² बेटा बाई एन, अब एन को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। ये देखो 4 नीचे दिखा दिया है ना। हम्म, ठीक है, तो ये वाला वो हो ये गया वाला। गलत, बी वाला भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो विच वाज ट्रू, तो बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, अब आगे बताओ। सी, अब सी सी को बच करो गया, तो सी में ओनली जीरो एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के, बाकी सब अनकाउंटेबल एलिमेंट है, माने जीरो एलिमेंट है, आइडेंटिटी प्रिंस, एलिमेंट आप है पे वो। रेस्ट्रिक्शन वो आ रहा है कि थोड़ा आराम से, आराम से। हाँ, सी पे क्या कह रहे हो? आर वो प्लस, जीरो एलिमेंट, वो सी में जीरो एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के, थोड़ा आर धीरे प्लस थी, धीरे। एक सेकंड एक सेकंड, आर प्लस था और सी स्टार डॉट। सर ये जीएम 2024 में ग्रुप थ्री के सर इतने हल्के हल्के सवाल पूछे थे सर, मुझे मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा है सर, और मैं शुरू मैंने में सर क्या कह रहा था देखा। कि ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ एक सवाल आते हैं, हर बार आते हैं वो, जो नहीं करने के जी लिए होते जी, हैं। जैसे एक नहीं, हमने, आपने आपने अभी तक 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा दिए 2024 के, सब इजी थे, टोटली एक को छोड़ के सब इजी मैं क्या थे। करूँ, अब इजी सवाल पूछ रहा है तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, वो नहीं ना बोल रहा हूँ मैंने, मतलब मुझे पहले डर लगती थी इससे, लेकिन अब तो मजे आ रहे हैं। सीख रहे हो ना, तब होता है ऐसा। देखो चीजें वही जी रहती है, जैसे जो जो चीजें आपको आती है ना, वो आसान लगती है, जो जो चीजें नहीं आती ना, वो हार्ड लगती है, बहुत हार्ड लगती है। ठीक है, ये होता जी है। जी, तो इसमें जो है ना आर प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, तो कोई एक फैक्टर हो गया, इसमें बहुत सारा में एलिमेंट भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, सही हो गया, और इधर आइडेंटिटी, इधर हो गया आइडेंटिटी जीरो, और इधर हो गया आइडेंटिटी वन। वन, तो इसमें और भी सारे बहुत एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के, सी स्टार मल्टीप्लिकेशन में इधर नहीं है। आर प्लस में कितने हैं? एक ही है फाइनाइट ऑर्डर के, जीरो। और नहीं है आर प्लस में? आर नहीं, प्लस में अब नहीं। फाइनाइट ऑर्डर की और नहीं है, यस। तो इसको ई मत लिखो, सीधे से वो लिख लो। हाँ, लिख भी सकते हो, दिस इज द ओनली फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। और इधर इनफाइनाइटली मैनी ना। इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है फाइनाइट ऑर्डर के। ये प्रॉपर्टी लिखवाया था ना मैंने, सी स्टार की अलग से लिस्ट बनवाई थी। जी, बनवाए थे। तो हो गया नॉट आइसोमॉर्फिक। जी, अब इसके, ये दोनों आइसोमॉर्फिक ही होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ, ये आर प्लस और आर प्लस डॉट ये आइसोमॉर्फिक है, इस बात की क्या गारंटी है, राइट? हाँ, हाँ, तो इस बात की गारंटी है, मैं एक आइसो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दे रहा हूँ इस पर, मैंने होमो आइसोमॉर्फिज्म, बिल्कुल। टी हाँ, जा तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, बिल्कुल आइसोमॉर्फिज्म ठीक, हो जाएगा ना। बिल्कुल तो आर एक प्लस से तो एक लीजिए आप e⁻x, एक ई सेकेंड, टू द एफ पावर है एक्स ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर प्लस से, आर आर क्या था, प्लस मल्टीप्लीकेशन, डॉट था ना, डॉट मल्टीप्लीकेशन, डिफाइंड एज, बताओ, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 है, 1 2 है, और ये होमोमॉर्फिज्म भी है। 1 1 है और 1 2 भी है, सो दिस इंप्लाइज एफ इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिज्म, जी, खत्म है, ठीक है।
खत्म है, मजे आ रहे हैं यार। एग्जाम में इतना मुंडा मुंडा भी नहीं पड़ता, 3 गलत हो गए तो एक सही है, ठीक है? तो जी। उसमें इतना टाइम नहीं लगाना हुआ। हाँ, लेकिन एक बात मैं रिलेटिव सही में बोल रहा हूँ। अभी तक हाँ, मैंने आपने 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं आपने अभी तक, मैंने ग्रुप थ्योरी के। हाँ। प्रूफ देना है कुछ ना, क्वेश्चन वहां पहले पे प्रूफ देना है। पहले पार्ट में था, कुछ क्वेश्चन 2024 का, उन वो क्वेश्चंस थे जी यूनिट 1 और 2 से। ये जो क्वेश्चंस जी है यूनिट 3, 4 और 5 के क्वेश्चंस है अब इस सेक्शन में जो करवा रहा हूँ जी जी। तो मैं। हमको लग रहा है एक 2024 क्वेश्चन को, करवाया 2024 का, तो सारा में सर हमने उठा एक रखा है, जो आ रखा था। एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मैंने 5 6 क्वेश्चन करा दिए। 5 5 करा दिए अपने 6 को। तो 4 5 क्वेश्चन इजी हैं, एक को छोड़ के ओनली। हाँ, वो करने लायक भी नहीं था, वो अजीब सा ही था, पता नहीं क्यों बना दिया। जी, डेंस डेंस वाला था वो, डेंस वाला। एक नेहा का सवाल है, एक ही एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, ऐसे नहीं कह सकते सर। हाँ, वही लिखा है प्रूफ मैंने देना, नेहा, प्रूफ कि देना है ना। दिस इज द ओनली फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। यही अकेला एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर का है, या फिर दिस हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। एक ही बात है, मतलब लैंग्वेज का फर्क है। ऑप्शन ए के लिए हम्म, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना आप, क्योंकि अगर दो चीजें बराबर हो रही है, मैं जैसे मान लो आर स्टार और आर प्लस, राइट, ये दोनों ही अनकाउंटेबल ग्रुप्स है, लेकिन अनकाउंटेबल भर हो जाने से जरूरी नहीं कि वो दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, और भी चीजें होती हैं जो बराबर होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका है, आप उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिक फंक्शन ही दिखा दो, आइसोमॉर्फिज्म ही दिखा दो। तो अभी प्रिंस ने वही किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन की खासियत थी कि वो फंक्शन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में वन वन है, ऑन टू है, और एक होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर्स में बस सिंबल्स का डिफरेंस है, और बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह एग्जैक्टली सेम है। वो एक फंक्शन काफी था दिखाने के लिए। आप 2 की पावर एक्स ले सकते थे, 3 की पावर एक्स ले सकते थे, ठीक है, पाई की पावर एक्स ले सकते थे, डजेंट मैटर। पहली नजर, प्रिंस, नजर लग जाएगी खुद की ही, ज्यादा मजे मजे मत बोलो। अच्छा सर, मुझे ये नहीं आता, मतलब दिमाग में होमोमॉर्फिज्म वाला कैसे लगाते हैं? देखो, ये लगाना बहुत आसान भी नहीं है, मैं बहुत सीरियसली कहूँ, ठीक है? दो अगर ग्रुप्स दे रखा है, उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म ढूंढ पाना उतना आसान काम नहीं है, सीरियसली। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मैं फील लेता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ से पता कैसे चल सकता था कि आर प्लस और आर इसके बीच में होमोमॉर्फिज्म कैसे हो सकता है? पहला ग्रुप पूरा आर है ना, तो यानी कि कोई रियल लाइन होगी। और जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है? एक फंक्शन ही तो होता है ना? तो ये पूरा आर है। अब आपको इस आर पर, पूरे आर पर एक फंक्शन डिफाइन करना है, और कोडोमेन क्या है? आर प्लस, यानी सारा कुछ पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, यानी ऊपर ऊपर रहना है आपको। आपका जो कोडोमेन है वो ऊपर ऊपर है। तो मुझे कोई ऐसा फंक्शन सर्च करो जिसका कोडोमेन सिर्फ पॉजिटिव उधर ही रहता है। तो ई टू द पावर एक्स, है ना, ई की पावर एक्स का जो फंक्शन ग्राफ होता है वो ऐसा होता है ना? या फिर 2 टू द पावर एक्स, वो लगभग ऐसा ही होता है वो भी। 3 टू द पावर एक्स, वो भी ऐसा ही होता है। पाई टू द पावर एक्स, वो भी ऐसा ही होता है। तो कुछ कुछ फंक्शंस हैं जो आप प्रैक्टिस के दौरान आते हो, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल करवाया था, ठीक है? तो कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो दो ग्रुप्स के बीच में, या फिर दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में भी कई बार होमोमॉर्फिज्म का काम करते हैं, ठीक है? तो रैंडमली क्लिक हो जाता है, जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स करते हो, वो एग्जांपल आपका काउंटर एग्जांपल बनने लगता है। आपके पास जितने बढ़िया एग्जांपल्स का कलेक्शन होगा, क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काफी चीजें उन्हीं एग्जांपल से डिस्कार्ड होनी शुरू हो जाती है इस वजह से, ठीक है? तो रैंडमली मैं कोई दो ग्रुप पकड़ा दूं और आपसे कहूं होमोमॉर्फिज्म ढूंढ के लाओ, तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, सीरियसली कहूं मैं, ठीक है? कई बार ये रिसर्च का मामला हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टिक लगा दिया था ना? हाँ, ए। चौथा सवाल, चलो यही रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे तो पेज भी सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। करो ट्राई। The center ZG of a group G
ये देखो होता है कि नहीं। ए रॉन्ग है। अच्छा जी, ठीक है। आगे। ये जवाब बिल्कुल सही है आपका, ए इज रॉन्ग, करेक्ट। और 2024 में शायद 8 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे सवाल, सिर्फ ग्रुप थ्योरी से 8 क्वेश्चन। और उसमें आप समझ लो कितने क्वेश्चन इजी थे, है ना। सर ए बी डी आर इनकरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग, ए बी डी आर इनकरेक्ट। ओके, काफी अच्छी स्पीड है आपकी। देखो, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फिर। सेंटर को डिफाइन कर रखा है इसने, बस क्वेश्चन को ना पेचीदा दिखाने के लिए इसने सेंटर की डेफिनेशन ही लिख दी है यहाँ पे, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें पता है सेंटर क्या होता है। फिर पूछ रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर, एक से ज्यादा इसमें करेक्ट हो सकता है, ट्रू फॉर एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप उठा लो उसके लिए कौन सा सही होने वाला है। सो ऑप्शन ए सेज जी इज नॉन एबिलियन ग्रुप, तो कोई आपको कुछ ऐसा सोचना है जो नॉन एबिलियन हो, एंड जेड कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, और उसके सेंटर में एक ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट हो, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं ना जिसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है। तो आपको एक ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप उठाना है जिसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो। तो मुझे तुरंत एक Q8 याद आता है। तो अगर मैं ग्रुप ले लूं Q8, तो इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर में 1 और -1 दो ही एलिमेंट आते हैं, और यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट मुझे दिख गए। ओके, नाउ देन द सेंटर ऑफ द कोशेंट ग्रुप दिस कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो जो कोशेंट ग्रुप बनने वाला है, और आपको ये भी पता है कि ये ग्रुप नॉर्मल होता है Q8 में, है ना। तो आप एक कोशेंट ग्रुप बना सकते हो यहां से, है ना, ये ग्रुप बन सकता है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ Q8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ZZ।
Q8 का ऑर्डर 8 और ZG का ऑर्डर, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसका ऑर्डर कितना आया, 4 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा ये। वो क्या कह रहा है, तो देन दिस कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट कह रहा है, नहीं 4 एलिमेंट है, तुम ओनली वन की बात कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक, ऑप्शन 2 पे आओ, कोई कमेंट इस पर? रॉन्ग है, Q8 D6 भी चलेगा, D6 यानी कि डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, सेंटर में आएगा E और R3, D3 कहते हैं उसको फिर, नहीं n/2, हाँ सही है, R3 इवन हुआ तो वो आएगा और R3 आएगा। सही है प्रिंस, बिल्कुल बहुत सही एग्जाम्पल उठाया है। प्रिंस कह रहा है कि यहां पर ग्रुप को D6 भी लिया जा सकता था, ठीक है, और हमें पता है अगर n dn जो है n अगर, और इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 12 है, तो हमें पता है सेंटर में क्या आता है, एक आइडेंटिटी आता है, और जो इसमें रिफ्लेक्शंस होते हैं उसकी पावर n/2 यानी कि 6/2 इज दिस, और इसमें ऑब्वियसली 2 से 1 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ ZG क्या आएगा इस केस में, तो ऑर्डर ऑफ G इज 12 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ दिस इज 2, दिस इज 6 आ गया, तो ऑब्वियसली ये 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक, आइसोमॉर्फिक टू D3, अच्छा, और आप ये भी कह रहे हो कि ये S3 के ये D3 का आइसोमॉर्फिक किसे कह रहे हो? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि D6 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, Z ऑफ D6 इज आइसोमॉर्फिक टू D3, ये कह रहे हो? हाँ जी बोलो। कोई ग्रुप है बाई सेंटर ऑफ ग्रुप है, माने कोसेंट ग्रुप है, तो एक थ्योरम होती है कि ग्रुप बटा सेंटर ऑफ ग्रुप अगर साइक्लिक है तो इंप्लाई करता है कि G इज अबिलियन, ठीक है, तो यहाँ से D6 बटा सेंटर ऑफ अगर D6 साइक्लिक जो है है तो ना, फिलहाल साइक्लिक नहीं है तो कुछ अप्लाई नहीं करेगा। जी जी, नहीं नहीं, हाँ तो वही ना, कुछ अप्लाई नहीं करेगा तो D3 के ही अप्लाई करेगा, यहाँ से मैंने ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो ये Z3 के ये अरे Z6 का भैया, आइसोमॉर्फिक होगा नहीं, तो ये D3 के अगर ही P आइसोमॉर्फिक होगा। इम्प्लाई करता है Q को, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉट P इम्प्लाई करेगा नॉट Q को, ये नहीं होता, ये गलत है। सही क्या ठीक है, है, नॉट P इम्प्लाई इम्प्लाई, करता है, ये सही है। ठीक है ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये D6 बाई सेंटर ऑफ D6 है, ये आइसोमॉर्फिक है D3 के, अब क्यों है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब हाँ, एक थ्योरम होती है, G कि बटा G सेंटर अपॉन ऑफ G, Z सेंटर अगर ऑफ G साइक्लिक ग्रुप इज हुआ तो साइक्लिक, G को अबेलियन होना इम्प्लाई पड़ेगा, करता है, ये होता है वो हाँ रिजल्ट, है जी, ना? अब हाँ, तो हम मान लेते अगर हैं, ये साइक्लिक हुआ तो जी जी जी, वही वही, तो हम मान लेते हैं कि D/0 साइक्लिक है, लेट कर पॉसिबल, ठीक है ना, तो यहाँ से ठीक है, कंट्राडिक्शन कर देंगे हम ना कि ये हाँ, तो Z6 अगर नहीं ये होगा, कंट्राडिक्शन हो गया ये, Z6 ऑर्डर का क्योंकि Z6 हो सकता है, या तो S3 हो जी, सकता है, तो तुम कह रहे हो अगर ये Z6 हुआ तो D3 को, सॉरी, तो D6 नहीं, को कंट्राडिक्शन पे जाएंगे, इसको हम पॉसिबल कर लिए, ये D6 बाई सेंटर अबेलियन ऑफ होना ग्रुप को पड़ेगा, पॉसिबल करेंगे, ये साइक्लिक, जो हो नहीं ये सकता, साइक्लिक है, तो ये हो नहीं सकता, हाँ राइट, छह ऑर्डर का फिर जी दूसरा ही बनेगा। D3 अच्छा, ये इस हिसाब से कह रहे हो। हम्म, ठीक है ना, ऐसे ही है कि एक 6 ऑर्डर का ग्रुप 3 ही होता है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, हाँ सही है, सही है, सही है, जी जी ठीक है। करेक्ट, ये भी सही है। अगला, आगे अगला क्या, अभी और है इसमें बचा कुचा सामान। दूसरा ऑप्शन, इसके लिए एक रिजल्ट आता है, दूसरा देखो, वो रिजल्ट ये है कि एफ डोमेन वाला ग्रुप क्या है, अगर ग्रुप में 2 से ज्यादा एलिमेंट हो तो डायरेक्शन नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G। अच्छा, एक चीज ये दे रखा है कि ग्रुप का ऑर्डर
2 से ज्यादा है, ठीक है। तो Z से G पे कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे इस टाइप के, तो फिर इसको सीधे वैसे लिख लो। देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हाँ प्रिंस बोलो। ये दो ऑप्शन तो निकल गए हैं सर, ये बी और सी जो है ना सर, ये थोड़ा सर हम लोग कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर हम सर सोच नहीं पा रहे हैं उतना, क्यों सर? समझ गया, तुम इसके लिए रिजल्ट लिख लो। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z से किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, एक काम करो इसको फाइनाइट ही कर लो, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। यानी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे Z से उस पे, ठीक है। नहीं, अगर रिजल्ट याद नहीं रहे तो कैसे रखना पड़ेगा ये सोचूंगा? वाला, कि ट्रू लंबा। ऑप्शन है और कुछ कुछ चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने नोट्स में, है ना, एक्स्ट्रा चीजें। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। ये तब था जब जी कोई भी जनरल ग्रुप था, लेकिन सेकंड वाले में इसमें कंडीशन दे दी जी इज नॉन अबेलियन। तो सी पे आओ, सी पे मैं सीधे वही बता देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। नेहा कह रही है होमोमॉर्फिज्म नाम ही बड़ा भयंकर है। देखो अल्टीमेटली ग्रुप थ्योरी में ना आपको होमोमॉर्फिज्म ही सीखना होता है। आप जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे आते हो ना, तो साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, फिर ग्रुप्स ऑफ आइसोमॉर्फिक कितने होते हैं वो सब, ठीक है, दुनिया भर की कॉन्सेप्ट इसी में अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और चीज आगे वाले चैप्टर से भी इसी में आ रहा है। जैसे ऑप्शन सी के लिए देखो, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो देयर एग्जिस्ट नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, जी से उसी पर, ठीक है। इसका देखो प्रूफ करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सही है। तो मान लो जी इज नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अगर ग्रुप नॉन एबिलियन होगा, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, या फिर ए कह लो, एक ऐसा एलिमेंट तो ग्रुप में होगा ही सच दैट ये एलिमेंट जेड में बिलोंग नहीं करेगा। क्या मतलब है इसका, यानी कि ये कॉम्यूट नहीं करेगा सबके साथ। एक तो ऐसा मिलेगा नहीं, अगर ग्रुप ही अबेलियन नहीं है तो ग्रुप अबेलियन कब नहीं हो सकता, जब सारे एलिमेंट कॉम्यूट नहीं कर रहे होंगे। सारे एलिमेंट कॉम्यूट न करने का मतलब है कोई ना कोई एक तो पक्का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सबके साथ कॉम्यूट नहीं कर रहा है। मान लो वो एलिमेंट ए है, तो अगर ए सबके साथ कॉम्यूट नहीं कर रहा है तो वो सेंटर का एलिमेंट भी नहीं हो सकता। वही लिखा है कि ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी सच दैट दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ द ग्रुप, ठीक। ओके, तो अब आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो इस पे। डिफाइन अ फंक्शन एफ ए फ्रॉम g to g as fa of x is a इनवर्स एक्स ए। इस टाइप का फंक्शन आपने शायद पढ़ा है पहले। और x कहां से आ रहा है, फॉर ऑल x इन द ग्रुप फ्रॉम द ग्रुप g, ठीक। एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लिया। अब देखो ऐसे फंक्शन की खासियत, आपको पता है ये होमोमॉर्फिज्म है ना, होमोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, एफ ए और जी में इधर एक्स वाई ही कर लो, ठीक है। इधर से दो एलिमेंट रहा है, एक एक्स, उनके बीच में ऑपरेशन ये है जो कि दिख नहीं रहा, डॉट टाइप समझ लो। तो आउटपुट क्या आएगा, ए इनवर्स एक्स वाई ए, यानी ए इनवर्स एक्स, और यहां पे लिख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स वाई और ए, ठीक है। तो ए इनवर्स एक्स ए को इकट्ठे रख लो और इनको इकट्ठे रख लो, तो दिस इज एफ एक्स और बेस में ए एफ ए वाई, बन गया ये होमोमॉर्फिज्म। सो दिस एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। सेकंड चीज वन वन शो करना हो तो एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई ले लोगे, तो आपको मिलेगा ए इनवर्स एक्स ए इक्वल्स टू ए इनवर्स वाई ए। इधर से ए ऑपरेट करो, इधर से ए इनवर्स ऑपरेट करोगे तो मिलेगा एक्स इक्वल्स टू वाई। सो
एफ ए इज 1 1। ठीक, फंक्शन कहाँ से कहाँ था, एफ ए जी से जी पे ही था, तो एक एलिमेंट कंसीडर करो उधर कोडोमेन में। ठीक है, देन एक नया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, ए वाई ए इनवर्स। अगर आप उधर से ले लिए तो अगर y उधर से उठा रहे हो और a ग्रुप का कोई फिक्स था पहले से, तो एक इस टाइप का एलिमेंट बना सकते हो, और इस टाइप का एलिमेंट का जो आउटपुट आ रहा है फाइनली सॉल्व करके वो x है सपोज। तो एफ ए पे अगर x ऑपरेट करोगे तो आपके पास आएगा a इनवर्स x a। अब x की वैल्यू ऊपर से अगर डाल दोगे तो क्या मिलेगा, a y a इनवर्स a, फाइनली मिलेगा y। यानी कि आप कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो तो उसके लिए एक डोमेन में ऐसा मिल रहा है x सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दैट y, तो फंक्शन क्या हो गया, सो एफ ए इज ऑन टू ऑल्सो। आपने क्या दिखाया, एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एफ ए क्या हुआ, एक आइसोमॉर्फिज्म हो गया जी से जी पे ही, यानी दोनों ग्रुप्स सेम ही है, दिख रहे हैं, और हमने दिख रहे हैं तो एक फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा फिर, है ना, जो आइसोमॉर्फिज्म होगा, हमने वो फंक्शन भी ढूंढ लिया, ए इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब देखना इस फंक्शन की खासियत। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा क्या, क्वेश्चन पे चलो देखो क्या लिखा ऑप्शन सी में, नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। क्या जी से जी में, जी नॉन एबिलियन ग्रुप ले लिया हमने, नॉन एबिलियन ग्रुप होगा तो एक ऐसा एलिमेंट ए उठाया, ठीक है, जो सबके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, उस एक हेल्प से एक फंक्शन डिफाइन करा है, और वो फंक्शन हमने दिखा दिया कि आइसोमॉर्फिज्म है। अब आपको ये दिखाना है ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, यानी हर एक को उसी पे नहीं मैप कर रहा है, दो ग्रुप्स है ना, तो आपका तरीका एक तो यही हो सकता था क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, तो सीधे कहोगे यार उसी को उसी पे मैप करवा दो, बन गया 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। हाँ, लेकिन वो नॉन आइडेंटिटी की बात कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा हट के फंक्शन बनाना पड़ा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अब आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन अगर होता, तो चौथा क्लेम है मेरा, मान लिया कि दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो देखना भी कुछ अनर्थ आएगा। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो एक्स को कहां पे भेजेगा, एक्स पे, और ऐसा सबके लिए करेगा वो। आइडेंटिटी फंक्शन उस एलिमेंट को उसी पे भेजता है, लेकिन मैंने जो फंक्शन चूज कर रखा है वो ऐसा नहीं करेगा। फंक्शन डिफाइन कैसे है, ए इनवर्स एक्स ए, है ना, बराबर ए, दोनों तरफ लेफ्ट तरफ से ए से ऑपरेट करोगे तो एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स आ जाएगा। इसकी क्या बता रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, जो एलिमेंट ए है दिस कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ए कम्यूट करता है ग्रुप के हर एक एलिमेंट से, सो ए बिलोंग करेगा सेंटर में क्योंकि वो हर एक के साथ कम्यूट करता है। आपने क्या अज्यूम किया था फर्स्ट वाली लाइन में शुरू में, कि ए वो एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं है, और अभी आपका क्या मिल गया, जैसे ही आपने बनाया कि वो आइडेंटिटी है तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, विद दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी आपने जो सपोज किया था वो गलत है। आपने क्या सपोज किया था कि एफ इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, सो दिस एफ ए इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, ऑप्शन पे आओ। अगर ग्रुप में ग्रुप का ऑर्डर दो से ज्यादा हो और जी नॉन एबिलियन, ऑब्वियसली ग्रुप का ऑर्डर अगर दो तीन हो ना, कम से कम तीन हो, तो वो अबेलियन ही होता है तीन तक का। तो दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, और एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। हाँ, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, और वो फंक्शन भी हमने दिखा दिया है जो फंक्शन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। अगला चौथा वाला डी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
काउंटर एग्जांपल बताओ, डी ऑप्शन के लिए काउंटर एग्जांपल फटाफट। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन जी इज नेसेसरली अबेलियन। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब टाइप का है तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा, ऐसा कह रहा है। यस, गलत है, क्यू8। तो ऑप्शन डी के लिए आप ले लो क्यू8। खत्म। अगला सवाल आ गया। पेज ना पहले रखना पड़ता है, वरना स्पेस का पता नहीं चलता ना कि कोई कभी कौन सा डाउट पूछ ले, इसलिए ज्यादा ज्यादा स्पेस बचा के रखा था मैंने। चलो, ये है सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Every infinite group has infinitely many subgroups. There are only finitely many non-isomorphic groups of given finite order. Then कौन कौन सा करेक्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वन इज ट्रू, प्रिंस कह रहा है। हम्म, ठीक है जी।
सेकंड की लैंग्वेज पढ़ना है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर गिवन है किसी ग्रुप का, जैसे कोई 10 दिया या फिर 15 दे रखा है, ठीक है, तो उस 15 ऑर्डर के फाइनाइट ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दो कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 दे दिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ, वो कह रहा है कि अगर आपने 6 दिया है तो 6 ऑर्डर के फाइनाइट ही नॉन आइसोमॉर्फिक अलग अलग टाइप के ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट होंगे लेकिन अलग अलग। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 ऑर्डर के ही इनफाइनाइट अलग अलग तरीके के ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहा है फाइनाइट ही होंगे। तो 6 या फिर 7 ले लो या फिर 8 ले लो, 9 ले लो, 10 11 12 13, तुम कोई भी ऑर्डर ले लो, उस ऑर्डर के हमेशा फाइनाइट ही अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन के ग्रुप्स मिलेंगे। आई थिंक बोथ आर ट्रू, नेहा कह रही है। प्रिंस कह रहा है सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अच्छा, चलो, तो कैसे पता लगाएंगे कि सही बोल रहा है? पहले वाले पे आ जाओ। फॉल्स हो जाएगा सेकंड। अच्छा, वो कह रहा है अगर n फाइनाइट है और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेंगे उस ऑर्डर के। अगर n कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, तो ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर n है फाइनाइट ही मिलेंगे, ये कह रहे हैं। अब सही है या गलत है? जैसे 2 करोड़ दे दो, तो 2 करोड़ ऑर्डर का दुनिया में कितना ग्रुप होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? 3 करोड़ दे दूं या 2025 दे दूं, तो 2025 ऑर्डर का दुनिया में कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होंगे? क्योंकि आपको पता है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, है ना, जैसे K4 और Z2 क्रॉस Z2, ये दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं, और ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो आइसोमॉर्फिक होते हैं। लेकिन हमें नॉन आइसोमॉर्फिक की बात पूछी गई है, तो देख लो। पहला वाला कह रहा है एवरी इनफाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई भी दुनिया का इनफाइनाइट ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हैज इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, मान लो G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक, अगर वो इनफाइनाइट ग्रुप है, देन G कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ या ना? मान लो ये पहला एलिमेंट है A1 जो ग्रुप में बिलोंग करता है, तो अगर पहला एलिमेंट उठाया, तो A1 की हेल्प से आप एक सब ग्रुप भी तो बना सकते हो। A1, A1 स्क्वायर, A1, इसको पहला ग्रुप का नाम दो। आपको पता है कोई भी एलिमेंट उठाओ उससे एक सब ग्रुप जनरेट हो सकता है। ठीक है, दोबारा से एक एलिमेंट A2 उठाओ जो कि A1 से डिफरेंट है। कहां से? G से ही, क्योंकि मिलेगा ना, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर ऊपर से ही सब खत्म नहीं हो सकता फिर, तो एक दूसरा उठाया जो A1 से डिफरेंट है। अब आपने एक दूसरा बनाया, A2 को ही आपस में ऑपरेट किया और एक सब ग्रुप बना दिया H2 का। ठीक, ऐसे करके प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी, तो ये कभी खत्म होगा? अगर मान लो A1 A2 A3 खत्म हो गया, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जी कैसा था, फाइनाइट था। लेकिन जी कैसा, इनफाइनाइट है, तो कभी एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे। और ये जो सीक्वेंस बना रहे हो आप, ये सीक्वेंस हमेशा बनी रहेगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे, H1 H2 H3 ये सब। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड देखो, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। मान लो एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर n है, कोई फाइनाइट ऑर्डर है जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक, किसी भी ऑर्डर का दे रखा है, कितना ही बड़ा छोटा पता नहीं कौन सा नंबर है। आपको पता है कैले थ्योरम क्या कहती है? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं,
कैले थ्योरम का, इज आइसोमॉर्फिक टू अ सबग्रुप ऑफ अ परम्यूटेशन ग्रुप। आपके पास कोई भी ग्रुप दे रखा हो किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, तो वो ग्रुप, वो वाला ग्रुप जो आपने जैसे जी फाइनाइट ग्रुप एन का दे रखा है, तो ये जो जी होगा ये कोई ना कोई ऐसा परम्यूटेशन ग्रुप होगा और उसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, पक्का होगा ऐसा कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, अब देखो इस पर काम कैसे करते हैं, सेकंड वाले को कैसे प्रूव करते हैं। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा किताबों में, हम मैंने प्रूफ इसका नहीं करवाया था, सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया था। ठीक है, अच्छा तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देन देयर एग्जिस्ट एच, जो कि सब ग्रुप है एस एम का, क्योंकि एन यूज कर लिया ना उधर। एक काम करो, इसको एम कर लो, इसको एन कर लो। ये एक ग्रुप दे रखा है एम ऑर्डर का, एम कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो एक सब ग्रुप एस एन का ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट एच सब ग्रुप ऑफ एस एन सच दैट ये जो एच है वो आइसोमॉर्फिक है दिए हुए जी के। ठीक है, ऐसा तो होगा, ये ऊपर वाले से ही बाय कैले थ्योरम हमने ये लिखा। नाउ जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है एच के, एच क्या है, एस एन का सब ग्रुप, तो एस एन के टोटल यहां पे लिखो, बट एस एन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। एस एन के कितने सब ग्रुप्स होंगे, फाइनाइट ही तो होंगे। तो किसी कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर का आप सब ग्रुप उठाओगे वो एस एन के ही सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, बट एस एन के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो उस ऑर्डर के फाइनाइट ही तो फिर नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स होंगे, है ना, क्यों, क्योंकि सबके सब एस एन के ही सब ग्रुप होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है कैले थ्योरम से। ये दूसरा सवाल था आपका यूनिट 5 से, क्लियर है, तो यानी कि फाइनली आपका आंसर करेक्ट हो गया है ऑप्शन ए। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। हाँ जी प्रिंस। हेलो हेलो। हाँ प्रिंस बोलो। हाँ सर, कैली थ्योरम पहले चलिए ना। ओ कैली थ्योरम, हाँ। और सर, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप। सर माने कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, वो सब ग्रुप, वो परमुटेशन ग्रुप के किसी ना किसी सब। सब ग्रुप कैसे मौजूद होगा। आप के फोर उठा लो, तो दुनिया में ऐसा परम्यूटेशन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, हम्म, उस परम्यूटेशन ग्रुप के का कोई सब ग्रुप होगा जो उस के फोर का आइसोमॉर्फिक होगा। न- आप एस थ्री उठा लो, एस सिक्स उठा लो, जेड एन उठा लो, जेड एम उठा लो, मतलब और दुनिया में क्यू एट उठा लो, तो एस एन में कोई ना कोई पर्टिकुलर एन हो सकता है, 200 में नहीं मिल रहा, एस 200 में नहीं मिल रहा है, तो एस 200 करोड़ में मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना हम्म, कहीं पक्का मिलेगा कि वो उसका एक सब ग्रुप होगा जो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो मैंने एसएन के ना, एस एन के नहीं, एस एन के सब ग्रुप के। एसएन के सब ग्रुप के, हाँ, सब क्योंकि ग्रुप एस ऑफ एन का ऑर्डर तो एन फैक्टोरियल टाइप का ही होता है ना, अब हर एक ग्रुप का ऑर्डर एन फैक्टोरियल टाइप का नहीं होता, नहीं, है ना, आठ किसी नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, लेकिन नहीं आठ होता ऑर्डर का क्यूएट जैसा सब ग्रुप भी सर। एस एन का एक सर, वैसा एग्जिस्ट करता है जो क्यूएट के आइसोमॉर्फिक होता है। सर हाँ बोलो। फैक्टोरियल में सर एक चीज और कॉमन है। फैक्टोरियल जो है ना, ऑलवेज इवन पैदा करता है, मैंने ऑलवेज इवन देता है, वन को छोड़ के या जीरो को छोड़ के। हाँ कोई भी फैक्टोरियल उठा लीजिए। ये जी, तो इसका टू मतलब ये हुआ रहेगा कि ना, कोई भी आगे तो, बढ़ोगे टू के बाद वो पहुंचते पहुंचते टू पे तो पहुंचेगा ही। जी, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो तुम ये। नहीं नहीं, क्या बोले हैं? तुमने ये कहा एन फैक्टोरियल अगर एन की वैल्यू वन वन को छोड़ दे तो बाकी और हमेशा जीरो, एन फैक्टोरियल इवन होता है, जी, यही कहा ना। हाँ, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए शायद होता है। फर्स्ट हाँ, इवन हो गया ना, तो इको ये होता है सब ना, एन इवन कर फैक्टोरियल दो। इको होता है। हम्म, इको जानते हो? नहीं, इको मतलब गूंज।
एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5। जितनी जोर से फूंक लगाओगे ये उतनी दूर तक जाके खिसकेगा। अब तुम कह रहे हो कि 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, है ना? जैसे 2 पे ही फूंक लगा दी तो कहाँ पे जाके गिरेगा? 2 तक जाएगा। 7 हम्म तक फूंक लगा दी तो शुरू तो 1 से ही होगा ना, तो हम्म 7 पे जाके रुकेगा। तो 2 तो हम्म आ ही जा रहा है, कल कम से कम एक बार तो 2 इंक्लूड हो ही रहा है। हाँ, तो वही इवन कर दे रहा है। हाँ, वही उसी की वजह से इवन हो जा रहा है ना, वही मैं एक कह रहा और था। डाउट है सर। ये जो मैंने एशियन है उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं मैंने ये सर निकल नहीं पाते हैं हमने। एसएन के सारे सब ग्रुप नहीं निकाल पाते हो। हाँ मतलब सारे सारे। निकालना भी मुश्किल है, आप उसके सिर्फ हाँ, साइक्लिक वाले जो सब ग्रुप्स होते हैं वो निकालना आसान है। वो कैसे एसएन निकालेंगे? के साइक्लिक सब ग्रुप कैसे निकालते हैं? जनरेटिंग ग्रुप से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले काउंट करते हैं उस ऑर्डर के, फिर हम्म, वो वाले एलिमेंट्स अपॉन फाई ऑफ उतना। हाँ हाँ, ये तो फॉर्मूला है ना। ठीक है। ओके, ठीक है। बाकी टाइप के निकालना उतना आसान नहीं है आपको, जैसे के फोर टाइप के सब ग्रुप्स बनाना है। अब आपको पहले ये देखना है कि टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से आपस में वो कर रहे हैं। ठीक है। फोर हम्म, ऑर्डर का भी नहीं चाहिए, टू ऑर्डर का ऐसे चाहिए कि वो आपस में उस तरह से बैलेंस बनाए। तो वो काफी माथापच्ची है उसमें। हाँ, माथा पिंची है मैंने पढ़ना निकालना पढ़ा। आसान है। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपके एग्जाम में भी साइकिलिक ही पूछा जाता है। और अगर वो साइकिलिक नहीं कहता है ना, तो वो ये कहता है हाउ मेनी सब ग्रुप्स आर देयर ऑफ ऑर्डर 7, ऑफ ऑर्डर 5, ऑफ ऑर्डर 11, ऑफ ऑर्डर 13, ऑफ ऑर्डर हम्म, 19। प्राइम कहता है वो। जी जी सर, प्राइम ये ऑर्डर हो गया। साइकिलिक होता है। सर ये कैली थ्योरम तो समझ गए। अब जो नॉन आइसोमॉर्फिक दिया है उसको कैसे मर्ज किए हैं ऑप्शन के साथ, ये थोड़ा बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आई। देखो, हाँ, कोई भी होता ये है, जैसे मान लो समझ। कोई कोई ग्रुप है। जैसे मान लो एग्जांपल उठा लो। जैसे मान लो 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर है 6। रुको, 6 और जी मेरा बराबर दिख रहा है। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 8। ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। सीधे एस एन कहो ना। तो देयर एग्जिस्ट एच विच इज सब ग्रुप ऑफ एस एन फॉर सम नेचुरल नंबर एन सच दैट ये जो एच है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी, दैट इज S8 has a subgroup Sn as a subgroup which is isomorphic to which is isomorphic to Q8। यानी कि अगर ये S8 है, Sn है, और आपका Q8 ये है, तो ये इसके अंदर एम्बेडिंग किया जा सकता है, मतलब इसको इसके अंदर फिट किया जा सकता है। यानी Sn के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सब एलिमेंट्स Sn के अंदर। तो आप उसमें से कुछ 8 एलिमेंट्स ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो हमेशा। ठीक है। कि उन एलिमेंट्स को जैसे आप कलेक्ट कर लोगे, तो अब जो कलेक्शन बनेगा वो एसएन में ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्यूएट जैसा स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर देगा। जरूरी नहीं यही, अगर आप के फोर टाइप का भी इसके अंदर मिल सकता है, और बल्कि मिलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये अगर एसएन के लिए मिल रहा है तो ये किसी दूसरे एस एम के लिए मिल सकता है, एस एम के सब ग्रुप में। जरूरी नहीं कि दोनों ही एस एन के ही होंगे। ठीक है, जी लेकिन मिलेगा जरूर। आप कोई भी एक ग्रुप उठाओ, वो किसी ना किसी एसएन के सब ग्रुप के अंदर मिलेगा, उसके जैसा पक्का सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा आइसोमॉर्फिक। जी जी, ये हो गया। अब तो अफसानवा बता दूसरी दीजिए ना। बात है क्या? अफसानवा सेकेंड नंबर उसको। ये कौन सा? ऑप्शन सेकेंड नंबर, जी जी वही पूछ रहा था मैं। यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। अब जैसे 8 ऑर्डर का एक तो Q8 हो गया, मैं इसको Q4 हटा देता हूँ। तो 8 ऑर्डर के और भी एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्या होता है, Z8 होता है ना? Z2 क्रॉस Z4 होता है। और क्या होता है 8 ऑर्डर का, ZD4 होता है। और Z2 होता है ना, ये 5 होते हैं। 5 होते थे ना, 8 ऑर्डर के 5। हाँ या ना? हम्म, पाँच होते हाँ। हैं। तो एक ऐसा एन जरूर मिलेगा कि ये पांचों टाइप के एलिमेंट्स, पांचों टाइप के सब ग्रुप उस एस एन के सब ग्रुप होंगे। एस एन में ऐसे 5 सब ग्रुप होंगे, H1 H2 H3 H4 H5।
कि H1 ओके। आइसोमॉर्फिक होगा Q8 के, H2 आइसोमॉर्फिक होगा Z8 के, H3 आइसोमॉर्फिक होगा इसके, ऐसे करके ऐसा एक n पक्का मिलेगा कि उसके अंदर ये पांचों के पांचों धसे होंगे। जी। ठीक है, तो मान लो अब Sn मिल गया तुम्हें कि हाँ n की वैल्यू मान लो 2, 1, 5, 7 इतनी मिल गई। n की वैल्यू इतने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया कि ये सबके सब ग्रुप इसके अंदर मिल गए। तो अब इस Sn के कितने सब ग्रुप्स होंगे टोटल? फाइनाइट ही तो होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना टोटल सब ग्रुप। ग्रुप फाइनाइट है। फाइनाइट है, तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है या फिर कोई भी n है, तो इस 8 ऑर्डर के दुनिया में फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स ही अवेलेबल होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 8 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप होते हैं, वो सब किसी ना डिवाइडेड किसी होता है। के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ओके। घुसे होते हैं, उसी टाइप के दिखे होते हैं। लेकिन एसएन के अंदर तो फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ही होते हैं एसएन में। तो इस वजह से समझ में आया मैंने क्या कहा? हम्म। हाँ, आया। 5 होते हैं उसके अंदर। ये सिर्फ 8 के लिए है। हाँ, अब 8 8 के के लिए लिए मैंने तो करोड़ भी हो 8 सकते ऑर्डर हैं। के 5 होते हैं उसके अंदर, तो अब उसको सब नॉन आइसोमॉर्फिक दिखाइए ना दोनों को कि मुझे। किसको नॉन आइसो, अबे ये होते तो है नॉन आइसोमॉर्फिक, ये पांचों के पांचों। हाँ, बहुत होते हैं। जेडेट ले लीजिए और फिर क्यूएट ले लीजिए। आइसोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर में इन सबको दिखाया था मैंने नॉन आइसोमॉर्फिक। ऑर्डर ऑफ आई थिंक 2 एलिमेंट के ऑर्डर से ही सब डिफर हो जाते हैं, सब में 2 ऑर्डर हाँ के एलिमेंट अलग अलग होते हैं। जी। और ऊपर जो लिखे हैं सर, ऊपर थोड़ी चलिए ना, थोड़ा हल्का ऊपर, हल्का ऊपर। हाँ, हाँ, ये और हाँ, ये वो कुछ नहीं किए हैं ना इसमें, खाली स्टेटमेंट लिख दिए हैं और हो गया। स्टेटमेंट लिखा है, थ्योरी समझा दी है कि ये कैले हाँ। थ्योरम ये कहता है, और फिर कैले थ्योरम का मतलब फिर हमने अपने लिखा है देन। कैले थ्योरम ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सब ग्रुप एसएन का होगा जो ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है एसएन में तो फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये वाला सेकंड वाला। सो देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, बड़े। अगला सवाल, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z2 टू S5? Z2 से S5 में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सर ये रहने देना, कल करेंगे। नहीं नहीं, ये सवाल आज करेंगे। ये सवाल आज करेंगे, फिर चाहे छोड़ दो, इसको करके छोड़ देते हैं फिर आज क्लास। ठीक है, बाकी परसों करेंगे, नॉट कल। रिवीजन करते रहो फिर साथ साथ, एक दिन का गैप है। इसको कर लो, छठा क्वेश्चन। हाँ नेहा, वही तो, अभी तो 1.5 ही हुआ है, प्रिंस का अभी से हालत खराब हो गया है। आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते रहे साथ साथ में, ठीक है? रिवीजन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अठारह मिनट और क्लास लेट शुरू हुआ था प्रिंस, तो 2 घंटे फिर भी नहीं हो पाएंगे 18 मिनट बाद।
4:15 से, हाँ 4:15 से क्लास स्टार्ट हुआ था जी। सवाल करो फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। छब्बीस, वेरी गुड। इसका आंसर है 26। फ्रॉम Z2 से S5 तक ना। सवाल है इन दोनों के बीच में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। टेक्निक क्या था कि नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लेते थे Z2 का जो डोमेन था। इसके दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये खुद, है ना, यही दो तो होते हैं। पहला वाला आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के ही, दूसरा वाला आइसोमॉर्फिक होता है इसके। अब इस टाइप के कितने सब ग्रुप्स होते हैं S5 में, तो जो जीरो टाइप का सब ग्रुप होता है वो एक ही होता है, ट्रिवियल टाइप का तो एक ही सब ग्रुप होता है। अब आपको ये सर्च करना है कि Z2 टाइप के कितने सब ग्रुप्स होते हैं Sn में। S कौन सा दिया है, S5 दिया है, तो S5 में Z2 टाइप के कितने सब ग्रुप्स होते हैं। तो एक Z2 टाइप का सब ग्रुप बनाने के लिए आपको एक ही एलिमेंट चाहिए टू ऑर्डर का। एक तो आइडेंटिटी होगा ही हमेशा, और दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए, टू ऑर्डर का एलिमेंट। तो अब एक टू ऑर्डर का एलिमेंट मिला तो एक सब ग्रुप, एक और मिला टू ऑर्डर का, एक और सब ग्रुप बन गया, एक और टू ऑर्डर का मिला, एक और सब ग्रुप बन गया। तो जितने टू ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे उतने सारे टू ऑर्डर के सब ग्रुप्स भी बनेंगे। अब टास्क किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा टास्क कन्वर्ट हो जाता है कि S5 में टोटल कितने टू ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। तो जितने टू ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे उतने ही टू ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिलेंगे S5 में। अब हमारा काम क्या है कि S5 में टू ऑर्डर के एलिमेंट्स सर्च करना, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। S5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो टू ऑर्डर का अगर आपको एलिमेंट चाहिए, है ना, तो वो किस टाइप के, उनका CD किस टाइप का होगा, साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 2, या तो साइकिल डिकम्पोजिशन इस टाइप का होगा क्योंकि इनका एलसीएम कितना आता है, 2 आता है, या फिर 1 2 2 ही होगा, इनका एलसीएम भी 2 ही आता है। तो एलिमेंट या तो इस टाइप के एलिमेंट्स का एलसीएम 2 आता है, और इस टाइप के एलिमेंट जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन इस टाइप का होता है उनका ऑर्डर भी 2 ही होता है। तो आपको इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन चाहिए, कितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या तो इस टाइप के या तो इस टाइप के, राइट। तो ऐसे एलिमेंट जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन पहले टाइप का होता है वो कितने होते हैं S5 में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose cycle decomposition is of type this, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power 3 into 3 फैक्टोरियल ये into 2 to the power 1 into 1 फैक्टोरियल, है ना। ये तो आ गया पहले से, प्लस क्योंकि दूसरे टाइप का भी हो सकता है उसको भी ऐड करो साथ में। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 टाइप का कितना ही है, एक ही है, इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 टाइप का 2 है, तो 2 फैक्टोरियल और साथ में। ये कैलकुलेशन समझ में आई नेहा, ये समझ में आया क्या किया। नेहा बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं, सिर्फ अब सॉल्व ही करना है, हो गया है। गुड, सॉल्व कर लो अब इसको। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक काम करो सीधे ऊपर से वो करते हैं, 5 इंटू 4, है ना, इंटू 3 से नीचे वाला 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ 2, प्लस 5 4 3, और नीचे बचा 2 फैक्टोरियल बचता है, वो नीचे से कैंसिल हो गया और नीचे बचा एक और 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो बना आपका 10 प्लस 15, है ना। तो टोटल यहां से कितने एलिमेंट्स आ गए, 25 एलिमेंट आ गए। यानी S5 में 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो S5 में 25 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो Z2 टाइप के कितने सब ग्रुप्स हुए S5 में, 25 सब ग्रुप हो गए, ठीक है। तो 25 सब ग्रुप ये हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट करो, इक्वल्स टू 25 इंटू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2, है ना, क्योंकि Z2 के कॉरेस्पॉन्डिंग Z2 टाइप के 25 थे,
और एक ही ऐसा था ऑटोमॉर्फिज्म 0 टाइप का ना, ट्रिवियल टाइप का। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 की कार्डिनैलिटी होती है 1 और इसकी कार्डिनैलिटी होती है 1, 25 और 1 26। ठीक, इजी हो गया था। नेहा मेरे लिए टफ था, फिर भी कर दिया, ये कह नहीं सकते आप प्रिंस, क्या कर रहे हो? ठीक है ये, तो 26 पे कर देते हैं क्लिक। अब जो अगला क्वेश्चन है ना 7वां नंबर, वो थोड़ा सा लेंथी है, वो कम से कम 10-15 मिनट लगाएगा, कम से कम कह रहा हूं, फिर बीच में तुम लोग और डाउट पूछोगे। कल करें फिर अगले सवाल से। बताओ। एक काम करो, अगला सवाल देख लो, ट्राई करना। नहीं, वो कहाँ गया? वो हटा ही देना होगा मैंने। अच्छा, टारगेट ही यहीं तक का था मेरा आज का क्वेश्चन। डेल्हा देना, डेल्हा देना क्या होता है प्रिंस? दिखा देना। कल ही करते हैं आराम से, ठीक है? कल नहीं, परसों करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और रिवीजन, वो फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने हटा रखा है वो सब, वो नहीं है वो सवाल। हम्म, ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं परसों प्रैक्टिस क्लास में। नेट वालों आगे, बच्चों ने कमाल कर दिया। हाँ यार, नेट वाले बच्चों ने बहुत बढ़िया कमाल कर रखा है, बहुत सही रहा है पीएमए का रिजल्ट इस बार। बहुत सारे नेट जेआरएफ अच्छी रैंक के साथ, वो भी है ना, सिर्फ जेआरएफ नहीं निकाला है, ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 काफी सारे बच्चे हैं, है ना? प्रिंस कुछ कहना चाहते हैं, बोलो प्रिंस। सुदीप सर यहाँ ये भी बोल रहे थे, मेरा ये सेशन का पहला टाइम है, मैंने इतना अच्छा रिजल्ट मैंने नहीं बोल रहे अच्छा, थे ना। पहली बार में ही निकाल दिया ऐसा? नहीं मतलब पढ़ा रहे हैं 3-4 साल से मैंने, ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने, लेकिन इतना मैंने अच्छा परफॉर्मेंस पहली बार हुआ है उनके बैच में। अच्छा, अच्छा, मेरे जी यहाँ जी जाने से कह रहे हो? सुदीप सर के बैच पढ़ा रहे हैं 3-4 साल से पीएमए पे, ये बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। तो वो, तो उनका नहीं, वो इस साल ही मेहनत सबसे रंग अच्छा। लाती है। देखो शुरू में क्या होता है ना, ये ऐसी चीज होती है कि अचानक से आप मेहनत करना शुरू कर दो और देखते रह रहे, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, रिजल्ट आएगा पक्का। अगर आप सच में हार्ड वर्क कर रहे हो तो रिजल्ट दिखेगा, वो एक टाइम पे ऐसा दिखेगा कि फिर सब लोग चौंक जाएंगे, अरे यार तूने तो बहुत सही कर दिया। अभी अभी सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, यहाँ पे तो नहीं हो बाद में बात करते हैं फिर, है ना? सकती। हाँ ठीक है, बाकी ठीक। सर काफी मेहनती है, ठीक है, उन्हीं हाँ की बहुत मेहनत है, मेहनती है सर। बच्चों के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, बच्चों के जी मार्क्स के जी। थ्रू। बच्चों ने सर भी और बोलते हैं कि केवल रियल लीनियर पढ़ो, वही जिंदाबाद है, वही सब कुछ करेगा। सच में एक एक स्टूडेंट ने जो टॉप किया, एक 136 नंबर लाए हैं, उन्होंने उन्होंने बोल रहा था कि मुझे ओडी कुछ नहीं आती थी, पीडी नहीं आती थी, लेकिन तब भी मैंने टॉप किया 136 नंबर से। बताइए कितना मैंने शौक वाली बात है। यानी हाँ, प्योर वो का कितना ऑब्वियसली वैल्यूएशन है सर, ज्यादा प्योर मार्क्स ही। का करता है, हम्म? ज्यादा मार्क्स का कंट्रीब्यूट करता है। 65 के आसपास रियल भी आता है, 70 के आसपास ये, मतलब 70-70 के आसपास का मान लो, ये दोनों मिला के आ जाता है, ये मिला 70-70 के एक फिर अलजेब्रा, इसके अलजेब्रा कम्प्लेक्स, अलजेब्रा प्लस कम्प्लेक्स। लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये दोनों मिला के आता है। हाँ 120 के 120 लैपटॉप में। 40 नंबर का, हाँ लगभग। और उस पर से सर अलजेब्रा प्लस कम्प्लेक्स, ये प्योर हो गया। हाँ, हाँ, राइट। तो सच में यस। जाएगा ही उतना ना सर, अगर किसी का अच्छा रहेगा बहुत अच्छा, तो जाएगा ही उतना। क्वेश्चंस की क्वालिटी भी देखो ना, तो उसने उसने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, क्योंकि जी अगर 20-30 सवाल आते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो सारे इजी नहीं होते, लेकिन उसने किया होगा। बहुत जो सर। हार्ड क्वेश्चन आए हुए थे, उसने उनको भी सही सॉल्व किया था, तभी हाँ उसने सर वो इतना स्कोर कर पाया ना। हाँ तब उतना कर पाए, वही तो बताइए। वो बोल एवरेज रहे से हैं कि ऊपर। मुझे पीडी और ओडी जो है ना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सच में सर हो जाती है सर, एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस पीडी की ओडी। जरूरत है ना।
जी जी, प्रैक्टिस की आपको जरूरत ज्यादा है। प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीडीओडी, तब भी उन्होंने उतना मार्क्स मैंने गेन किया, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, हाँ राइट, सही 100%। सर क्योंकि एक और डाउट गलत मुझे। नहीं किया होगा उन्होंने, एक तो माइनस मार्किंग से बचे होंगे, और जितना किया होगा कॉन्फिडेंस से किया होगा, तो मतलब ये बहुत अच्छा मार्क्स है 136। हाँ बहुत अच्छा मार्क्स है सर। एक और बात है सर, जो सेक्शन ए होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? उन्होंने एक सेक्शन ए भी बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छा मैंने नंबर प्रैक्टिस। ला। सेक्शन ए, सेक्शन ए, वो हाँ तो हाँ, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स नहीं है ना? एप्टीट्यूड का ना। हाँ वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो तो ये लो मैथमेटिक्स है ना नहीं, ये। मैथमेटिक्स है, उसमें कितने क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी आते हैं। एक बार जब मैंने दिया था तो क्लास 9th का एक सवाल उसमें अटक गया था, कुछ इस टाइप का था वो, ज्योमेट्री जी। से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें कुछ हाँ। इस टाइप का था कि एक इस टाइप का फिगर था। हम्म, ठीक है, और कुछ कुछ क्या था वो सवाल, इस टाइप से दिया था, ऐसे था, फिर ऐसे था, कुछ कुछ ऐसे करना था, और कुछ जी। एक ही चीज का कुछ पूछा जा रहा था। तो वो 1/8 ऑफ समथिंग आ रहा था आंसर। ठीक है, हम्म, तो वो मैंने देखा, जी। यार ये वाला सवाल तो मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है करके, इस टाइप से आ रहा था। तो तुरंत मैंने वो देख के ये क्लिक कर दिया, और वो सही भी था। तो काफी क्वेश्चंस हम्म, ऐसे आते हैं जो बहुत बेसिक टाइप के होते हैं, जैसे परसेंटेज निकालना। तो वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने प्रैक्टिस की हुई हो, और ओके बेसिक चीजें जिसको पता हो। सर, अगर अगर सेक्शन ए पढ़ना हो तो सर कैसे पढ़ेंगे सर? कोई आती है क्या उसकी मैंने? बहुत सारी ऐसी किताबें आती है जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाने करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, सेक्शन ए की, सेक्शन ए की। सेक्शन ए की ही बात कर रहा हूँ। जैसे आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स देते हैं ना, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आप या तो पुराने साल के पेपर्स देख लो, उठा लो, बहुत सारे तो ज्योमेट्री से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, और वो इजी भी होते हैं। और मेरे मैथ्स पिताजी वालों तो के लिए टीचर है ना, ये मेरे पिताजी आपको बस टीचर है प्रैक्टिस मैथमेटिक्स चाहिए। के। क्या हुआ? मेरे पिताजी टीचर है मैथमेटिक्स के, 12 तक पढ़ा देते हैं मैथ। अरे बाप रे, सही है। मतलब अच्छे से पूरा, मैंने अच्छे से पूरा अच्छे से मैंने बड़ी मैंने मैंने उनका मैंने कंपटीशन का मैथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सही है। जी, तो हो जाएगा। चलिए ठीक है सर तो। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज। हाँ करते हैं। ओके जी, बाय। कल परसों मिलते हैं सेम टाइम, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करते रहो, ठीक है।